हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है एक्सटेंशन एजुकेशन पर। एक्सटेंशन एजुकेशन हम बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। समाप्ति की ओर नहीं, कह सकते हैं कि धीरे-धीरे हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। शायद से नेक्स्ट वीक हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन कंप्लीट भी हो जाए। तो कल जो हमने देखा था एक्सटेंशन एजुकेशन में वो था आपका कार्यक्रम नियोजन। हमने देखा था कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता क्यों है? इसके अर्थ क्या होते हैं? कार्यक्रम नियोजन किया क्यों जाता है? इसी के साथ-साथ हमने कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत देखे थे और लास्ट में हमने कार्यक्रम नियोजन के चरणों के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये इतनी चीज़ें कल की क्लास में देखा था। अब उसी के आगे आज हम देखने वाले हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? मूल्यांकन का अर्थ क्या है? ज़रा हम इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारा प्रसार कार्य है, प्रसार कार्यक्रम और शिक्षण में मूल्यांकन का व्यापक अर्थ और महत्व है। सिर्फ प्रसार कार्य में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रसार शिक्षा, तो इसीलिए हमें बात करनी है प्रसार पर। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये मूल्यांकन जो है, इवैल्यूएशन आपका हर एक क्षेत्र में आवश्यक है। क्या आपके शिक्षा के क्षेत्र में ये आवश्यक नहीं है? है। घर पे जो हम आय-व्यय का लेखा-जोखा करते हैं, जो हमारे घर पर धन आता है, जाता है, इनका मूल्यांकन करना नहीं है? है, हमें मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन हम यहाँ बार-बार सिर्फ प्रसार कार्यक्रम कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रसार शिक्षा। तो प्रसार कार्यक्रम और शिक्षण में मूल्यांकन का बहुत कह सकते हैं बड़ा अर्थ और महत्व होता है। प्रसार कार्य अधिकांशतः जनता के पैसों से सरकारी या फिर गैर सरकारी संगठनों यानी कि जो एनजीओ होते हैं, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से संपन्न किए जाते हैं। इसमें जनता के भी पैसा होता है। क्या आपका पैसा नहीं लगता? लगता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी कार्यक्रम जनता के हित के लिए, ग्रामीणों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे हैं, वे सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं? सही दिशा में वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो रही है या फिर नहीं हो रही है, लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक हो पाई है, भविष्य में ये कहाँ तक उपयोगी है, लोगों की मनोवृत्ति, कार्य, व्यवहार इनमें परिवर्तन लाने में ये किस सीमा तक सक्षम है, कार्यक्रम चलाए जाने में जो पैसा व्यय हुआ है, उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, लोगों की भागीदारी कितनी रही है, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितने लोग लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। इन सारी बातों की जानकारी जो होती है या इन सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही आपका मूल्यांकन कहलाता है। ठीक? तो मूल्यांकन क्या है, ये आपको थोड़ा-सा समझ में आया होगा कि मूल्यांकन कहते किसे हैं। ठीक? हम रोज या प्रतिदिन अपने कार्य, व्यवहारों और चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ तक कि हमारे खाने में जो खाना बनता है, साफ-सफाई होती है, बाज़ार की सामग्री खरीद कर लाते हैं, हम उनका भी तो मूल्यांकन करते हैं। बाज़ार में जो चीज़ें खरीद कर लाई गई हैं, वो सुंदर हैं या नहीं? जो कपड़े हमने लिए हैं, वो उपयोगी हैं कि नहीं? घर के जो सदस्य हैं, उनको चीज़ें पसंद आईं कि नहीं आईं? ये बहुत सारी बातें होती हैं जिनका हम मूल्यांकन करते हैं। किसी भी सदस्य को वो बिल्कुल भी अच्छी ना लगती हों, तो किसी भी सदस्य को बहुत अच्छी लगती हों, यानी कि जो ये अच्छा-बुरा है इस चीज़ का पता लगाना भी हमारा मूल्यांकन ही कहलाता है। अगर हम अपने कार्य, व्यवहार परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो कल से आज का जीवन अधिक सुखद और सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें हर दिन मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अपने जो भी गुण हैं, दोष हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। ये मूल्यांकन हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, ठीक? अगर हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए मूल्यांकन करना अत्यावश्यक है।
अगर यही हम जे के मैथ्यू के शब्दों में समझें तो उन्होंने मूल्यांकन को क्या कहा है। जैसे कुछ परिभाषाएँ हैं, अगर हम उसको समझें तो हर एक व्यक्ति की अपनी अलग-अलग विचारधारा है। जो शिक्षाविद हैं उन्होंने अपने-अपने स्तर से मूल्यांकन को परिभाषित किया है। तो जो आपके जेके मैथ्यू हैं, इनके अनुसार पूर्व निर्धारित समय में संपन्न विकासोन्मुख कार्यक्रम के पूर्व एवं बाद की परिस्थिति का तुलनात्मक अध्ययन ही आपका मूल्यांकन कहलाता है। इनके अनुसार पूर्व निर्धारित समय में जो संपन्न विकासोन्मुख कार्यक्रम है, इसके पूर्व और बाद की जो परिस्थितियों का मूल्यांकन तुलनात्मक अध्ययन ही आपका मूल्यांकन कहलाता है। अगर हम वहीं ग्लिनबर्ग की बात करें तो इन्होंने कहा कि मूल्यांकन वह प्रयास है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि कार्यक्रम चलाए जाने तथा कार्यक्रम प्राप्त समाप्त होने के बाद कौन-कौन से परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों का श्रेय कार्यक्रम को कहाँ तक दिया जा सकता है। ठीक? तो ये 2 लोगों के अपने अलग-अलग विचार थे जिन्होंने बताया कि कार्यक्रम क्या है। ठीक? इसी तरह से अगर आपको और भी परिभाषाएँ हर व्यक्ति की अपनी-अपनी अलग परिभाषाएँ थी। तो अगर हम सबके जो परिभाषा है उसका एक सार निकालें तो यही निकलता है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि पूर्व निर्धारित समय में लक्ष्यों की पूर्ति आपने कहाँ तक की थी या कहाँ तक हुई थी। यानी कि मूल्यांकन द्वारा कार्यक्रमों की सफलताओं और विफलताओं का आप पता लगाते हैं। इसका उपयोग भविष्य में आप कर सकते हैं दिशा निर्देशन के रूप में। जैसे अगर कोई आपने पहले कोई कार्यक्रम किया था या जैसे आपने कल कार्यक्रम नियोजन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर भी आपने देखा था कि जो पूर्व निर्धारित आपके कार्यक्रम थे, आपने उसका पहले मूल्यांकन किया, क्या समस्याएँ आई थी, कितना धन लगा था, किन्होंने इसमें भाग लिया था, कितने लोग भाग लिए थे, कितने लोग लाभार्थी हुए थे, कितने लोग वंचित रह गए थे। इन सभी को आपने जाना था, समझा था, तो ये आपके अगले आने वाले कार्यक्रम के लिए ये आप एक प्रकार से दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। बस यही इतना आपको मूल्यांकन का अर्थ समझना है। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो आपको पता ही है कि कार्यक्रम को सही ढंग से चलाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, अपने लक्ष्यों को जानने के लिए किया जाता है, कार्यक्रम की सफलता और असफलता कितनी हुई है, क्यों हुई है, इन सारी बातों को जानने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन से ही प्रसार कार्यकर्ता को अपनी बात कहने और कार्यक्रम के लाभ को बताने, इन सब के बारे में सुविधा मिलती है। तो ये तमाम तरह से ये कई उद्देश्य रखे जाते हैं। अगर हम इसके महत्व की भी बात करें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है मूल्यांकन। प्रत्येक कार्यक्रम को समझने के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है। मूल्यांकन आप ये कह सकते हैं आवश्यकताओं को पहचानने और उनकी पूर्ति में भी मदद करता है। मूल्यांकन से आप अच्छे और कमज़ोर पक्षों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम की सफलता में आने वाली रुकावटों, बाधाओं, परेशानियों को आप जान सकते हैं। कार्यक्रम में प्रयुक्त होने वाली जो शिक्षण सामग्रियाँ हैं, उनको जान सकते हैं। तो ये कई लाभ भी होते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, मूल्यांकन के प्रकार। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। प्रसार कार्य का मुख्य उद्देश्य प्रसार कार्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक उन्नति करना है। विकास की प्रगति को जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है, जिसमें ये पता चल सके कि जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनका लाभ पहुंचा है या नहीं। तो आप इसके लिए कई प्रकार का मूल्यांकन करते हैं। मतलब हर व्यक्ति मूल्यांकन करता ही करता है, तो कुछ मूल्यांकन के प्रकार हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सबसे पहला मूल्यांकन तो दिन प्रतिदिन मूल्यांकन। यानी कि दैनिक जीवन में हम सभी हर दिन क्रियाकलापों का या और घटित घटनाओं का मूल्यांकन करते हैं और ये मूल्यांकन पूर्ण रूपेण आपका व्यक्तिगत होता है। जैसे आज घर की सफाई अच्छे ढंग से हुई या नहीं हुई,
सभी सामग्री अपने स्थान पर हैं या नहीं हैं। घर में जो पकवान हमने बनाए थे, वो परोसे थे, वो लोगों को पसंद आए कि नहीं आए। ये बाकी जो सदस्य ने अपने-अपने ज़िम्मेदारियों को निभाया या नहीं निभाया। बाज़ार से जो कपड़े खरीदे गए थे, वो लोगों को पसंद आए कि नहीं आए। हर एक चीज़ का हम मूल्यांकन करते हैं। जैसे जब आप खाना बना लेती हैं, तो लोगों को परोसती हैं, तो आपके मन में ये कहीं न कहीं रहता है ना कि पता नहीं लोगों को पसंद आया या नहीं आया। आप जाकर पूछते भी होंगे अगर कोई नया चीज़ बनाते हैं। तो घर का बना हुआ खाना किसी सदस्य को पसंद आता है या नहीं आता है, किसी को ठीक लगता है, ये आपको बाद में पता चलता है, ठीक? तो ये हमारा होता है दिन-प्रतिदिन का मूल्यांकन। अब अगर हम दूसरे मूल्यांकन की बात करें, तो वो होता है आपका स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन क्या है? स्वमूल्यांकन ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति या गृहिणी, शिक्षार्थी, प्रसार कार्यकर्ता, ग्राम सेवक, शिक्षक या प्रबंधक किसी विषय विशेषज्ञ आदि को स्वयं का ही मूल्यांकन करके स्वयं से ही प्रश्न पूछता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही है या नहीं? मैं ठीक तरह से कार्य कर रहा हूँ या नहीं? ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मेरे जो साथ रहने वाले मेरे सहकर्मी हैं, उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, दूसरों के साथ कैसा है? हम दूसरों के साथ जो बातचीत करते हैं, उसके समय बातचीत करते समय हमारा मूड कैसा रहता है? क्या मैं दूसरों के निर्णय से प्रभावित होता हूँ? ये सारी बातें हम करते हैं, यही हमारा स्वमूल्यांकन कहलाता है। तो पूर्वग्रह या फिर अहम भावना से ग्रसित व्यक्ति अपने लिए ही संकट उत्पन्न कर लेता है। वो अपने प्रगति का खुद ही बाधक होता है और विकास के राह में कह सकते हैं कंकड़ की तरह होता है, रोड़े की तरह होता है। वो हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखता है। ठीक? तो इसका अगर हम देखें जब अगर कोई व्यक्ति दूसरों को हमेशा संदेह की दृष्टि से ही देखता है, अपने विकास में बाधक होता है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि वो अवसाद और मानसिक उद्वेग से पीड़ित होता है। वो हमेशा टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, ठीक? उसे सही-गलत की पहचान करना नहीं आता है। वो अपने आप पर नियंत्रण करना और अनुशासन करना सीख नहीं पाता है। इसके लिए अगर हर एक व्यक्ति अपना 10 मिनट, 5 मिनट स्वयं का मूल्यांकन करे, तो उसका ही बेहतर जीवन जी सकेगा, वो अपना ही जीवन बेहतर जीवन जी सकेगा। अगर हम बात करें अगला जो है वो है हमारा अपनी कार्यशैली का मूल्यांकन करना। अपनी कार्यशैली का मूल्यांकन करना जब जब कोई भी व्यक्ति नित प्रति अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है, तो धीरे-धीरे उसमें अच्छे गुणों का विकास हो जाता है। उसके अंदर जो भी दुर्गुण हैं, वो या कह सकते हैं जो उसके अंदर अवगुण हैं, उनका विनाश होता है। वो हर कार्य को समय पर संपन्न करता है, योजनाबद्ध ढंग से कार्य करता है, ठीक? जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो मूल्यांकन कर रहा है, उसको अगर कोई कार्य दिया जा रहा है या कोई कार्य सौंपा जा रहा है या कहीं भी समय से पहुँचना है, वो लेट पहुँच रहा है और जो भी उसको रोज़ सज़ा मिल रही है या कह सकते हैं जो भी उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, छूट जा रहा है, तो अगर वो स्वयं का मूल्यांकन करेगा, तो क्या होगा वो धीरे-धीरे सुधार लाएगा। जब वो सुधार लाएगा, तो उसके अंदर से जो भी बुराइयाँ हैं, वो दूर हो जाएँगी। इससे उसकी जो कार्यकुशलता है, जो उसकी दक्षता है, जो ज्ञान कौशल है और जो कार्य क्षमता है, उसमें भी वृद्धि होगी। ठीक? अगला जो मूल्यांकन आता है आपका, ये मूल्यांकन का थोड़ा-सा नाम ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आप नाम से ही समझ जाएँगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगले अगर हम मूल्यांकन की बात करें, तो अगला मूल्यांकन आपका आता है आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक इंटरनल किसी एजेंसी या फिर संस्था द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसका मूल्यांकन अगर उन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, तो वो आपका यांत्रिक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए कि कोई एक विद्यालय है, ठीक? अगर उस विद्यालय का मूल्यांकन उस विद्यालय के ही लोग करते हैं, अध्यापक करते हैं, प्रबंधक करते हैं,
संचालक करते हैं तो वो आपका आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए किसी विशेष विधि तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों को आपको डायरी में नोट करना चाहिए। जो आपके स्टाफ सदस्य हैं, उनके कार्यस्थल पर जाकर अचानक ही निरीक्षण करना चाहिए। जैसे आपको पता ही होगा कि कभी-कभी क्या होता था कि जैसे हमारे स्कूल की बात करें तो स्कूल में हम रहते थे, टीचर लोग पढ़ाते थे और कभी-कभी जो प्रबंधक महोदय होते थे, वो अचानक ही आ पड़ते थे। वो क्यों आते थे? मूल्यांकन करने आते थे। खुद ही अपने ही संस्था का वो मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तो ये आपका आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन अगर उसी के साथ हम बाह्य मूल्यांकन की बात करें, तो जब कार्यस्थल यानी कि क्षेत्र से बाहर हो या तब किसी व्यक्ति या समिति या संस्था के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तो वो आपका बाह्य मूल्यांकन कहलाता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार की ओर से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना की गई थी। और ये संगठन एक स्वतंत्र एजेंसी है जो समय-समय पर प्रसार कार्यक्रमों का जो भी प्रगति की सूचनाएँ हैं वो सरकार को देती है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मूल्यांकन के लिए योजना और क्रियान्वयन संस्था की स्थापना किया था। इसके अलावा भी जो सरकार है, सरकार के द्वारा कई ऐसी अस्थायी समितियों का गठन किया गया था, जो कि आपका मूल्यांकन का कार्य कर रही थी और समय-समय पर जो भी रिपोर्ट हो रहा था उसको जो है यहाँ पर सरकार को देती है। इसमें अगर आप बात करें तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसका आपको उल्लेख देखने को मिलता है। ये आपने 5वें मूल्यांकन की बात की। अब अगर हम बात करें छठा मूल्यांकन, तो छठा मूल्यांकन क्या था? विकासकालिक एवं समाहारिक मूल्यांकन। ये जो आपका विकासकालिक ये मूल्यांकन है, तो हर एक कार्यक्रम अपने विकास काल में एक अलग ही छोटा-सा रूप होता है। कार्यक्रम संचालन और कार्यान्वयन में कई छोटी-छोटी समस्याएँ आती हैं, जिनका निवारण कर लिया जाता है ताकि मूल्यांकन निर्बाधित रूप से संपन्न हो सके। और कार्यक्रम समाप्ति के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है, वो आपका समाहारिक मूल्यांकन होता है। अगर हम बात करें तो ये जो आपका विकासकालिक मूल्यांकन है, ये जो आपका कार्यक्रमांतर्गत मूल्यांकन है, यही है और समाहारिक मूल्यांकन आपका कार्यक्रमोत्तर यानी कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद वाला मूल्यांकन है, ठीक? इसी से मिलता-जुलता है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। अगर हम अगले मूल्यांकन की बात करें तो वो है आपका वैज्ञानिक मूल्यांकन। जब हमारा जो मूल्यांकन है, जब मूल्यांकन कार्यक्रम के औचित्य और उसके प्रभाव के परस्पर संबंधों के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक ढंग से उपयुक्त विधियों और तकनीकियों की सहायता से किया जाता है, तो उसे हम वैज्ञानिक शोध कहते हैं। और ये मूल्यांकन अधिक उद्देश्यपूर्ण, तथ्यपूर्ण, विश्लेषणात्मक और निष्पक्ष होता है। इसकी विश्वसनीयता आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर इसी में हम इसके सबसे आखिरी वाले मूल्यांकन की बात करें, तो ये है आपका प्रसार कार्य संबंधी मूल्यांकन। जो प्रसार कार्य संबंधी मूल्यांकन है, ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका कार्यक्रमांतर्गत मूल्यांकन, यानी कि कार्यक्रम करते हुए या करते समय मूल्यांकन। इस तरह का जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में पूरे कार्यक्रम पर मूल्यांकनकर्ता की नज़र रहती है और उसकी जो संलग्नता है कार्यक्रम के साथ बनी रहती है। कार्यक्रम जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं, उसी उद्देश्य से हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, सही ढंग से निष्पादित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये इस तरह की जो तमाम बातें होती हैं, उनकी जानकारी जो ली जाती है, इसी को ही आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं कार्यक्रम करते हुए मूल्यांकन, ठीक? मतलब कि आपका कार्यक्रम समाप्त
नहीं हुआ है, चलते कार्यक्रम के बीच में आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है कार्यक्रमांतर्गत मूल्यांकन। अगर हम दूसरे की बात करें, कार्यक्रमोत्तर मूल्यांकन, यानी कि कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात मूल्यांकन। तो कार्यक्रम समाप्ति होने के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है, उसी को हम कार्यक्रमोत्तर मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। इससे कार्यक्रम की सफलता और असफलता हमें पता चलती है, लेकिन जो ये आप कार्यक्रमांतर्गत मूल्यांकन करते हैं, इससे हमारी सफलता, यानी कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं उनका निवारण होते चलता है। लेकिन जब आप कार्य के अंत में, यानी कि कार्य समाप्त होने के बाद मूल्यांकन करते हैं, तो ये मूल्यांकन आपका कार्यक्रम की सफलता और असफलता को दर्शाता है। या तो आपका कार्यक्रम सफल होगा या फिर वो असफल होगा। तो लक्ष्य की पूर्ति कहाँ तक हो सकती है, लक्ष्य प्राप्त करने में क्या व्यवधान आए हैं, इन सब बातों की जानकारी हमें इस मूल्यांकन के माध्यम से मिलती है। इस प्रकार के मूल्यांकन से भविष्य में संपन्न होने वाले कार्यक्रम के नियोजन और नीति निर्धारण में सहायता मिलता है हमको। ठीक, तो ये हमने देखा कि हमारे जो मूल्यांकन के प्रकार थे। जरा एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने मूल्यांकन के कौन-कौन से प्रकार देखे। सबसे पहले आपने देखा दिन प्रतिदिन मूल्यांकन, यानी कि जो आप दिन प्रतिदिन का मूल्यांकन करते हैं, आपने उसके बारे में समझा। फिर हमने समझा कि स्वमूल्यांकन क्या होता है। स्वमूल्यांकन क्या है, हमने इसको देखा। इसी के साथ-साथ हमने अपनी कार्यशैली का मूल्यांकन किया। आंतरिक मूल्यांकन क्या है, बाह्य मूल्यांकन क्या है, विकासकालिक एवं समाहारिक मूल्यांकन क्या है, वैज्ञानिक मूल्यांकन क्या है और प्रसार कार्य संबंधी मूल्यांकन क्या है। इसको हमने दो पार्टों में बांटा। और विकासकालिक जो हमारा मूल्यांकन है, यानी कि जो प्रसार कार्य संबंधी मूल्यांकन है, इसमें सबसे पहले देखा कार्यक्रमांतर्गत मूल्यांकन, यानी कि कार्य के बीच में करते हुए मूल्यांकन। और दूसरा हमने देखा कार्यक्रमोत्तर, यानी कि कार्य के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है, वो आपका कार्यक्रमोत्तर मूल्यांकन कहलाता है। ये आपने समझा मूल्यांकन के प्रकार को। अब अगर हम इसी में अगला पॉइंट समझें, तो आपका आता है मूल्यांकन के चरण। मूल्यांकन के चरण कौन-कौन से हैं? तो ज़रा हम उनकी बात कर लेते हैं। 3 पॉइंट। आज की क्लास हमारी थोड़ी-सी छोटी होगी, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक ही है, ये ही बहुत छोटा है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो छोटा टॉपिक है, तो टाइम तो थोड़ा ही लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन के चरण की। जैसे कल की क्लास में आपने कार्य नियोजन के चरण को समझा था, उसी तरह से आपका ये मूल्यांकन के कुछ चरण होते हैं। आपको इसके हर एक चरण को ध्यान रखना होता है। तो इसका भी फिगर वैसे ही कुछ था, मैं यहाँ पर लगाना भूल गई कि आप एक साइकिल लेंगे, उसी में आपका यहाँ से एक नंबर शुरू होगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपके पास 9 मूल्यांकन के चरण हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम पहले मूल्यांकन के चरण की बात करें, तो पहला आपका आता है उद्देश्यों का निर्धारण। क्या है? उद्देश्यों का निर्धारण करना। जो आपका मूल्यांकन का चरण है, ये प्रसार कार्यक्रम के संदर्भ में हम देखें तो ये मूल्यांकन का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मूल्यांकन, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो अगर हम बात करें मूल्यांकन के चरणों में, तो पहला हमने देखा उद्देश्य का निर्धारण। मूल्यांकन का पहला महत्वपूर्ण चरण यही होता है कि जो मुख्य उद्देश्य हैं, उनका निर्धारण करना। प्रसार कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। कृषि हो गया, कृषि या फिर पशुपालन संबंधी कार्यक्रम जो भी हैं आपके, वो तिमाही, छमाही, वार्षिक, 2 वार्षिक या फिर इससे भी ज़्यादा समय के लिए किए जा सकते हैं। तो इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो आपका कार्यक्रम अल्पकालिक हो या फिर दीर्घकालिक हो, लेकिन आपको अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना है। दूसरा पॉइंट है उद्देश्यों को स्पष्ट करना।
उद्देश्यों को स्पष्ट करने का मतलब क्या हो जाता है कि जब मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है, तब उन उद्देश्यों को अधिक स्पष्ट किया जाता है। दूसरे अगर हम शब्दों में इसको सरल शब्दों में बोले तो इसे उद्देश्यों की व्याख्या करना भी कह देते हैं। जैसे आपने निर्धारण कर लिया अपने उद्देश्य को, फिर आपने उसकी व्याख्या कर दी, ठीक? तो ये क्या होता है कि इसे हम कहते हैं उद्देश्यों का व्याख्या करना। ये तभी ये उद्देश्य आपका मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करेगा। इसके लिए अगर हम ये समझें कि जैसे अगर आपका एक कोई मुख्य उद्देश्य ले लिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना है। लेकिन जो इसका दूसरा उद्देश्य ये होगा कि जब उसको हमें बढ़ावा देना है तो उसके लिए करना क्या होगा? हमें जो रात्रि पाठशालाएँ हैं उनकी व्यवस्था करनी होगी, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, घर-घर जाके महिलाओं को पढ़ाना होगा, सिखाना होगा, लिखाना होगा। तभी तो ये उद्देश्य की हम प्राप्ति कर पाएँगे। तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताना क्या कहलाता है? ये आपका उद्देश्यों का स्पष्टीकरण कहलाता है, या हम कह सकते हैं उद्देश्यों की व्याख्या करना। अगर हम बात करें संकेत की पहचान, तो प्रसार कार्य चलाने का मुख्य उद्देश्य है लोग जो हैं उनके जीवन स्तर, उनके रहन-सहन को सुधारना, उनके ज्ञान, उनके कौशल, उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। ये हम डे 1 से पढ़ रहे हैं जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट किए थे। लेकिन उनके रहन-सहन के स्तर, उनके ये रहन-सहन के स्तर और जीवन के स्तर में सुधार हुआ या नहीं हुआ, उनके व्यवहार में, उनके कौशल में, ज्ञान में, आवृत्ति में परिवर्तन आया या नहीं आया, इसका पता तो आपको मूल्यांकन से ही चलेगा। तो मूल्यांकन का जो तीसरा महत्वपूर्ण चरण है वो आपका संकेतों की पहचान करना है। इसके लिए कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले लोगों के जीवन स्तर को देखना क्या था, उनके ज्ञान, कौशल, जानकारी क्या थी, उनका जो कह सकते हैं सर्वेक्षण, ये सारी विधियों से ज्ञात करते हैं। फिर आपने प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम चलाने के बाद उसके बाद आपने तुलना किया, देखा कि पहले में और अब में क्या परिवर्तन आया है। कार्यक्रम चलाए जाने से पहले उनकी स्थिति कैसी थी और कार्यक्रम चलाए जाने के बाद उनकी स्थिति क्या है, इनमें अंतर संकेतों के द्वारा आप कर सकते हैं। यानी कि संकेतों को पहचानने से मूल्यांकनकर्ता का कार्य आसान हो जाता है, उसे अपने लक्ष्य को आसानी से वो प्राप्त कर सकता है। ठीक? जैसे अगर हमारा उद्देश्य एक एक 1 एकड़ जो धान है, 1 एकड़ धान की उपज को उन्नत बनाना है, खाद के प्रयोग को बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें जो पहले उन कृषकों ने धान उपजाया था, वो तो पता होना चाहिए, जो उन्होंने पारंपरिक तरीके से बीज बोए थे, जिससे उन्होंने उपजाए थे। तो जब वो आपको पता होगा, तो जब आप नए बीजों, नए तरीके से फसल उत्पादन करेंगे, तभी तो आप तुलना कर पाएँगे। अगला पॉइंट है आपका जो अगला चरण है, जब आप इतना कर लेंगे तो अगला चरण आपका आ जाएगा तकनीकों को विकसित करना। तकनीकों को विकसित करने का क्या मतलब होता है? तो संकेतों की पहचान के बाद आप जो उचित तकनीक या विधियाँ हैं उनका विकास करना, ये आवश्यक होता है और ये चौथा चरण होता है। जिस तरह से शोध कार्य किसी शोध के लिए प्रश्नावली या सूची या अवलोकन, सर्वेक्षण, साक्षात्कार इन विधियों का चयन करता है, वैसे ही प्रसार कार्यकर्ता को भी प्रसार कार्य के कार्यक्रम के बाद ये जो उपलब्ध विधियाँ हैं उनको मापने के लिए उचित तकनीकों का विकास करना चाहिए। ठीक? अगला है आपका, फिर उसके बाद क्या करेगा? कार्य योजना तैयार करना। कार्य योजना तैयार करना मतलब वो कार्य योजना तैयार करेगा कि उसे एक कह सकते हैं रूपरेखा बनाएगा कि प्रसार कार्य का उद्देश्य होता है कि लोगों को उनके ज्ञान, उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। वो किन चीज़ों से किन चीज़ों से उनमें परिवर्तन ला सकता है, जैसे टीवी वगैरह का प्रयोग करके उन्हें टीवी वगैरह से जानकारी देकर उनके ज्ञान में परिवर्तन कर सकता है, उनको जानकारी दे सकता है। इन सारी चीज़ों की जो रूपरेखा है,
उसे तैयार करना ही आपका क्या कहलाता है, कार्य योजना तैयार करता है व्यक्ति। यानी कि वो तकनीकों को विकसित करेगा, उसके बाद अपना कार्य योजना बनाएगा, उसके बाद उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रमाणित करना। उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रमाणित करना यानी कि जो कार्यक्रम है इनके उद्देश्य की जो आप क्या उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुआ है, इसका एक कह सकते हैं ये क्या करेगा, प्रमाणित करना। इसमें निर्णय लिया जाता है कि जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके उद्देश्य की प्राप्ति सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे अगर हमारा उद्देश्य ग्रामीण बालकों का स्वास्थ्य स्तर सुधारना है और उनके स्वास्थ्य में सुधार और पोषण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले बालकों का स्वास्थ्य जाँच करवाया जाए, फिर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उनका जाँच करवाया जाए, उसके बाद मूल्यांकन किया जाए कि क्या सुधार हुआ है, क्या इनमें परिवर्तन आया है। अगला है आंकड़ों को एकत्रित करना। तो प्रसार कार्यक्रम में उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों को एकत्रित करना चाहिए। आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए आपके पास सैंपल का चयन करना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक। जो सैंपल का सामान्य सा अर्थ ये होता है कि संपूर्ण समूह में से कुछ ही का चयन करना, जिससे संपूर्ण समूह का ज्ञान हो सके। अच्छा ये बताइए, जैसे आज तो चावल कुकर में बनाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय पहले ही अभी या बहुत लोगों के घर पे चावल अभी भी एक ऐसे भगोनी होती है उसमें बनाया जाता है इसमें। तो जब चावल आप पकाते हैं तो क्या हर एक चावल को टच करते हैं? नहीं, आपने एक चावल उठाया देखा हाँ पक गया है, या वो सब छोड़िए, आप खाना बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, आप क्या हर एक आलू को टच करके देखते हैं कि आलू पक गई है? नहीं, आप एक सिंपल निकालते हैं और सिंपल में देखते हैं कि हमारी आलू पक गई है या नहीं पक गई है। अगर एक आलू पक गई है तो आप समझ जाते हैं कि हमारा संपूर्ण जो सब्ज़ी है वो पक गई है। ठीक? तो उसी तरह से आपको आँकड़ों को एकत्र करना होता है, फिर आँकड़ों का वर्गीकरण करना होता है। जो आपके पास आँकड़े हैं, उनका सही प्रकार से उनके प्रकार को ध्यान में रखकर क्रमबद्ध तरीके से हमें वर्गीकरण करना चाहिए। इससे आँकड़ों को विश्लेषण और व्याख्या में सहायता मिलती है। इसके लिए आप मुख्य रूप से संकेतीकरण या फिर कह सकते हैं सारणीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम आँकड़ों का वर्गीकरण कर लेंगे तो उनके आँकड़ों का हम विश्लेषण भी करेंगे, ठीक? जब वर्गीकरण कर लिया जाता है तो उनका विश्लेषण आप कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर से विश्लेषण आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हाथ से करने में आपको बहुत समय लग जाता है। तो इस तरह से हम अपने जो भी हमारे अ, कार्यक्रम हैं उनका हम क्या करते हैं, ये हमारे किसी भी कार्यक्रम के मूल्यांकन का चरण होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उसके बाद हम उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं, उसके बाद हम संकेतों की पहचान करते हैं, फिर तकनीकों को विकसित करते हैं। तकनीकों को विकसित करने के बाद अपनी कार्य योजना को हम तैयार करते हैं। अपनी कार्य योजना को तैयार करने के बाद उद्देश्यों की प्राप्ति को हम प्रमाणित करते हैं। अब उद्देश्यों की प्रमाणित यानी कि उद्देश्यों को प्रमाणित करना, उसके बाद आँकड़ों को एकत्र करते हैं। आँकड़ों को एकत्र करते हैं, उसके बाद हम आँकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। जब हमारे पास आँकड़े एकत्र हो गए, आँकड़ों का वर्गीकरण हो गया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसका विश्लेषण कर लिया। और आपको पता है कि विश्लेषण करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, विश्लेषण करने के लिए हमारे पास अगर कंप्यूटर वगैरह है तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हाथ से करना ये बहुत आपका काफ़ी समय ले लेता है, ठीक? अब ये तो आपने देखा कि ये जो आपका मूल्यांकन है, मूल्यांकन के सबसे पहले अर्थ को समझा आपने, फिर आपने मूल्यांकन के कह सकते हैं मूल्यांकन के बारे में और क्या समझा, आपने प्रकार को देखा, फिर आपने मूल्यांकन के चरण को देखा। अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट, जो कि है मूल्यांकन की आवश्यकता, कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? अगर हम सबसे पहले समझें कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, तो इसके कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं बस। क्या मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो कार्यक्रम में सुधार के लिए आवश्यक है।
मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का आप एक अभिन्न अंग कह सकते हैं और ये कार्यक्रम की विधियों पर प्रकाश डालता है और उसे और भी अच्छी तरह से करने के लिए प्रयासरत रहता है। जो प्रसार कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं, जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हमें कितनी सफलता मिली है, हमें किस-किस चीज़ों की सहायता मिली है, हमारे पास क्या हमारे कार्यक्रम में क्या कमियाँ रह गई थी, इन तमाम उनको चीज़ों का उनके तमाम प्रश्नों का उत्तर मिलता है और जिससे उनके कार्यक्रम में सुधार होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो कार्यक्रम संपूर्णता आ जाता है, ठीक? कार्यक्रम संपूर्णता का मतलब ये होता है कि मूल्यांकन के द्वारा किसी भी कार्यक्रम की प्रगति का पता लगाया जा सकता है कि ये जो हमारा शैक्षिक प्रयासों के परिणामों को जानने में ये आपकी सहायता करता है और इसी के थ्रू आप कार्यक्रम में कमज़ोर और जो हमारा मजबूत पक्ष है उसको जान सकते हैं, ठीक? जब आप अपने किसी भी कार्यक्रम के मजबूत और कमज़ोर पक्ष को जानेंगे, तो आप उसमें सुधार करेंगे और आपका कार्यक्रम बेहतर होगा। जैसे बहुत एक छोटा-सा और सिंपल सा उदाहरण लेके बताते हैं। जैसे आपने पूरा अपना ब्रांच पढ़ लिया, आपने एक प्रैक्टिस सेट लिया। कल की क्लास में हमने बात की थी ना कि आपके पास प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए। तो जब आप पाँचों ब्रांच के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि मेरा कौन-सा ब्रांच वीक है और आप उसका रिवीज़न करेंगे। आप जब रिवीजन करेंगे तो सुधार होगा, बस वही चीज़ है। अगला पॉइंट है जनता के समक्ष रिपोर्ट करने में। जनता के समक्ष रिपोर्ट करने में तो मूल्यांकन से प्राप्त जो वास्तविक सूचनाएँ और परिणाम होते हैं उनका जनता, संसद, विधानसभा के जो एमएलए हैं, लोकसभा के सदस्य हैं या फिर जो स्थानीय नेताओं के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रसार कार्यक्रमों के बारे में समुदाय यानी कि जो प्रसार कार्यक्रम है उसके बारे में समुदाय के संगठनों, व्यक्तियों या जो भी व्यावसायिक हैं उनके सामने आप सूचित करते हैं, ठीक? अगला पॉइंट है आपका सूचना प्रसारण में। अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो प्रसार कार्य से संबंधित लोगों के लिए मूल्यांकन एक वरदान हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में हुए जो कार्यक्रम नियोजन की सफलता और असफलता का ज्ञान होता है, वो हमें पता चल जाता है या सफलता और असफलता की जो जानकारी होती है, हमें पता चल जाती है। कार्यक्रम के लाभ पक्ष का पता चलता है, जिससे जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएँ हैं, इनमें प्रकाशन भी किया जा सकता है। अगला है व्यावसायिक वृद्धि। तो मूल्यांकन से हमारे ज्ञान, हमारी जो कार्यकुशलता है और कौशल में वृद्धि होती है। ये हमें संकेत देते हैं कि हम किस प्रकार से अच्छा कार्य करके अधिक लाभ कमाते हैं। इससे हमारे कमियों के बारे में पता चलता है, जिसे हम दूर करके एक अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। तो मूल्यांकन आपका व्यवसाय में भी वृद्धि करता है। और फिर किस लिए आवश्यक है? यानी कि और किस चीज़ में इसकी आवश्यकता है? तो व्यवसाय की सुरक्षा के लिए। मूल्यांकन से जो सूचनाएँ हमें मिलती हैं, हम उससे संतुष्ट होते हैं, हमें सफलता का एहसास होता है और महसूस होता है कि हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, विकास का जो परचम है उसको लहरा रहे हैं। तो इससे हमारे अंदर विश्वास जमता है और हमें जो सुरक्षा मिलती है, मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। अगला है और क्यों आवश्यक है? तो प्रभावशाली कार्य कुशलता के लिए। मूल्यांकन हमें मिला-जुला कर कार्य करने की प्रेरणा देती है। अगर जिसे हम सभी एकजुट होकर कार्य करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक? अगर हम अगला पॉइंट बात करें तो प्रसार शिक्षण विधियों के परीक्षण में, यानी कि प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कौन-कौन सी शिक्षण विधियाँ या अधिक प्रभावशाली रही हैं या फिर कौन-सी कम प्रभाव डाली हैं, इन सारी बातों की जानकारी हमें मूल्यांकन से ही होती है। तो भविष्य में कार्यक्रम नियोजन करते समय आप जिन शिक्षण सामग्रियों से आपको अधिक लाभ हुआ है, आप उन्हीं का तो प्रयोग करेंगे,
यानी कि अगर जैसे जो पिछला कार्यक्रम हुआ था, आपने उसका मूल्यांकन किया और आपने 10 शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया था। आपने देखा कि 5 बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे थे और 5 में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था या 5 से कोई सीख नहीं रहा था। तो आप क्या करेंगे? अगली बार जब कार्यक्रम नियोजन करेंगे तो उन 5 को हटाकर कोई और जो अच्छे थे उनको तो रखेंगे ही, साथ में कुछ 5 नए शिक्षण सामग्रियों का भी प्रयोग करेंगे। अगला है कार्यक्रम की विषय निष्ठता। यानी कि मूल्यांकन से कार्यक्रम की जो विषय निष्ठता है उसका पता चलता है कि कार्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे उसकी पूर्ति किस हद तक हुई है। जब कार्यक्रम की उपलब्धियां उजागर होती हैं तो कार्य से जो जुड़े लोग होते हैं उनका मनोबल भी बढ़ जाता है, आत्मविश्वास जग जाता है, कार्य क्षमता के प्रति उनमें विश्वास पैदा हो जाता है और जो मूल्यांकन से समस्त बातों की जानकारी भी हो जाती है। तो ये कुछ हमें आवश्यकता होती है, कुछ आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम मूल्यांकन करते हैं। तो इन सभी आवश्यकताओं की वजह से, इन सभी ज़रूरतों की वजह से हम मूल्यांकन करते हैं या फिर कहें तो कार्यक्रम नियोजन में मूल्यांकन की यही उपयोगिता होती है। ठीक? ये आपका छोटा-सा टॉपिक था, क्या मूल्यांकन। आज हमने इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा, हमने बहुत कुछ नहीं देखा, जो हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो था जो आपके मूल्यांकन का प्रकार है, वो था और दूसरा आपका था जो मूल्यांकन के चरण थे। ये चरण यहाँ भी आपसे ये मतलब जो आपका चरण है, ये चरण आप देखेंगे जो क्या बोलते हैं उसको नेट नेट का जो पेपर होता है उसमें आपसे पूछा जाता है चरणों को। जो आपके लंबे-लंबे चरण देखने को आपके मिलते हैं, वहीं पर ज़्यादातर मिलते हैं। तो आप थोड़ा-सा इन पॉइंट को बस एक बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा और थोड़ा-सा आप क्या करेंगे, मूल्यांकन के प्रकार को आप पढ़ लेंगे। क्योंकि हमने देखा कि जो हमने कार्यक्रम नियोजन किया था कल हमने कार्यक्रम नियोजन पढ़ा था, उसमें भी हमने मूल्यांकन का ज़िक्र किया था। और मूल्यांकन वैसे भी आप अगर इसको समझ रखे हैं तो यहाँ से आपसे छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा आराम से तसल्ली से पढ़ लेंगे, छोटा भले ही आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएँगे। ठीक? तो चलिए फिर आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। आज हमारा क्या था मूल्यांकन हुआ। कल की क्लास में हम देखेंगे पंचायती राज के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के साथ ही साथ हम पढ़ेंगे उसी के साथ हम देखेंगे क्या आता है आपका ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, इसके बारे में हम उसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक? उसके बाद आपका बचेगा जो आपकी संस्थाएँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं और जो आपकी राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, साथ ही साथ बचेंगे आपके जो प्रोग्राम चलाए गए थे, वो सारे बचेंगे। फिर हम लास्ट में जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन की हिस्ट्री है, यानी कि जो हमारा होम साइंस की हिस्ट्री है, हम थोड़ा-सा उसको पढ़ेंगे और अपने इस पार्ट को समाप्त करेंगे, ठीक? तो अभी जैसे मैंने कह दिया ऐसे ही नहीं समाप्त हो जाएगा मेबी नेक्स्ट वीक हो सकता है या फिर थोड़ा और करीब से 7 से 8 क्लास और हो सकती है, ठीक? तो अभी कल तो हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना और अपना पढ़ेंगे पंचायती राज। आज के लिए बस हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, अच्छा ये बताइए सच-सच बताइए, जॉइन करने की बात ही छोड़ दीजिए, जितने भी लोग हैं टेलीग्राम पर अभी जितने भी लोग हैं, क्या आप सभी जो वहाँ पर की पॉइंट भेजे जाते हैं, क्या आप सभी पढ़ते हैं? आप में से जो लोग भी पढ़ते हैं, ज़रा वो एक बार कमेंट करके बताएँगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर आपको ये क्विज़ करवाई जाती है और जो वहाँ पर आपके लिए भेजा जाता है, वो सारी चीज़ें बेकार होती हैं। मुझे ऐसा लगता है, तो ज़रा आप रिस्पॉन्स करिए कि आप लाइक करते हैं उन चीज़ों को कि नहीं करते हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो हम भेजेंगे, अदरवाइज़ क्यों भेजना, ठीक? तो अगर आपको जो है आप वहाँ जाकर अपनी तैयारी करते हैं यानी कि जो भी पॉइंट वहाँ पर भेजे जाते हैं आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर ठीक है, फिर तो मैं भेजूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं भेजूँगी, ठीक? तो एक बार आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।